हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ PKQ&A में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट 8 जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और क्या है? फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, कौन सा इसमें से सोर्स है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का? ओके, फर्स्ट इज कॉस्मिक रेज, यस इट्स अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, यस इट्स ऑल्सो। एंड डिस्पोजल ऑफ सर्टेन मेडिकल इक्विपमेंट, ये भी है। नेक्स्ट इज यूरेनियम माइनिंग, इट्स ऑल्सो। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, all of the above are correct. Okay, all of the above are the source of radioactive pollutants. Okay, और इसका नेचुरल सोर्स क्या हो जाएगा? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सोर्सेस ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स विच इज कॉस्मिक रेज, UV rays, ultraviolet rays and infrared rays are the natural sources. And if you are talking about the man-made, which is called radiation of like mining and refining plutonium and thorium, etc. Okay, let's come to the next question, which is question number second. In the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs what? क्या एब्जॉर्ब करता है? तो the water vapor in the air and retain its heat, no. Ultraviolet part of the solar radiation, no. All the solar radiation, no. It's in infrared part of the solar radiation, yes. Option number D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is in the context of environment and ecology, spring shock refers to which one? Sudden increase in pH level of water bodies due to industrial runoff? No, not in industrial runoff, it's in something else. So first statement is incorrect. Next is sharp decline in pH of water bodies due to rapid melting of snow that release accumulated acidic pollutants. Yes, it's a correct statement. So option B is called correct statements for this question. Okay, and spring shock is also called acid shock. Okay, next is if you are talking about the spring shocks, there is a reason behind it. But spring shock or acid shocks refers to the sudden increase in pH of water bodies typically occurring in the spring when snow melts rapidly. If you are talking about the during winter season, when during winter season स्नो एक्यूमुलेट एसिडिक, स्नो क्या होता है? एक्यूमुलेट करता है, वो जमने लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट्स एसिडिक पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर से सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अगर और ये जब ये मेल्ट करता है क्विकली तो क्या करता है? पॉल्यूटेंट को कहाँ पर रिलीज़ कर देता है? तो वो कर देता है लेक में, रिवर्स में, स्ट्रीम में, जिसके वजह से एसिडिटी इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, एंड इसका नेचुरल काउज क्या है? तो नेचुरल काउज अगर हम देखते हैं स्प्रिंग शॉक्स का तो वो क्या हो जाएगा? एसिड रेन। नेचुरल काउज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का नेचुरल काउज क्या हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन का फ्रॉम द वॉल्केनोज, स्वैम्प्स एंड प्लैंकटन इन द ओशियन। ओके, एंड अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? किसके थ्रू होता है? तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से होता है, एंड पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टर्स। ओके, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज
Arrange the following statements. Arrange the above act in the correct chronological order, earliest to the latest. Okay. First is Environment Protection Act. वो कब आया था? Environment Protection Act था 1986 and Forest Conservation Act 1980 and if you are talking about Biological Diversity Act ये कब आया था? तो 2002 में. तो इसको अरेंज करना है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 213 क्योंकि ये सबसे पहले था. देन 1 हो जाएगा एंड 3 2 क्योंकि ये 2002 में था. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 तो इसमें बात किस चीज़ का करते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है to regulate the indiscriminate diversion of forest lands for non-forestry uses and to maintain a logical balance between the developmental needs of the country and the conservation of natural heritage. Okay, and if you are talking about conservation of आई वॉज रॉन्ग. ये जो अभी मैंने डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का था, ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का. ओके. एंड अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्रोवाइड प्रमोशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. ओके, ये हो जाता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो उसका एम क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का इट एट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मैनेजिंग देयर सस्टेनेबल यूज एंड इनेबलिंग फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ the use and knowledge of the biological resources with the local communities. Okay, and if you are talking about the legislative framework, in India, so first one is Indian Forest Act. कब हुआ था? तो 1927 में. देन आया था हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. कब आया था? 1972 में. देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 and next is Protection of Plant Varieties and Farmer Rights Act 2001. Next is Biodiversity Act 2002. Next one is Plant Quarantine Regulation of Import into India October 2003. And next one is Forest Right Act 2006. Another one is National Green Tribunal 2010. और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो था वो 3rd नंबर था जो कि कहीं पे लाया गया था. ठीक है, जो कि इंडिया 3rd कंट्री बना था. ओके, तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि फर्स्ट एंड सेकंड कंट्री कौन था जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अडॉप्ट किया था एंड कब किया था. इंडिया तो 2010 में किया था. ओके, नेक्स्ट था हमारा वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन विच इज़ वेटलैंड रूल जो कि 2017 में आया था. नेक्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में. अनदर वन इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 एंड अनदर वन इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि बना था 2023 में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट तो को था 2023 में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following pairs regarding the sustainable development goal. Okay, so sustainable development goal के regarding कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? फर्स्ट इज SDG 6 क्या अफोर्डेबल क्लीन एंड ग्रीन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है. नो, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. इट्स टॉकिंग अबाउट द
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 6 क्या किसके रिगार्डिंग है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट SDG 7, इट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. ओके, सो ये दोनों एक्सचेंज कर दिया था. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द SDG 11, it's a sustainable cities and communities. Yes, it's correctly matched. Next one is SDG 13, climate action. Yes, it's also correctly matched. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay. And if you are talking about the sustainable development goal कितना है, तो टोटल 17 SDGs है. ओके. एंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल तो 17 SDGs है. ओके, जो कि 2015 में लाया गया था. ओके, किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2015 में लाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ओके, और इसमें कितना गोल था, तो 17. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टारगेट्स, तो टारगेट्स कितने थे इसके अंदर, 17 तो गोल्स थे और टारगेट्स कितने थे, 169. ओके, अगर हम बात करते हैं और इसको कंप्लीट करने का कब तक टारगेट रखा गया है, तो वो है 2030 तक का. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एसडीजी, तो वो किससे रिगार्डिंग है, तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी. सेकंड इज रिलेटेड टू ज़ीरो हंगर. थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग. फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन. फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी. एंड सिक्स्थ इज क्लीन, जो कि अभी हमने देखा था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. एंड सेवेंथ SDG इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. एट्थ इज decent work and economic growth. Ninth is industry, innovation and infrastructure. And 10th is reduced inequality. और फिफ्थ में क्या था, तो फिफ्थ में था जेंडर इक्वालिटी. ओके, और इसमें क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी. तो आप ऐसे कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में नहीं तो कन्फ्यूजन होगा. ठीक है, और 9 को हम कैसे याद रखेंगे, तो 9 को अगर हम आई लिखते हैं तो आई का कौन से नंबर पे आता है ABCD में, तो वो 9th नंबर पे आता है. ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, क्योंकि इसमें इनोवेशन है, इंडस्ट्री है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसे याद कर सकते होगे. तो ये एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर कोई निमोनिक आप बना सकते हैं, तो वो भी बना के याद रख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 10th सस्टेनेबल गोल, 10th सस्टेनेबल कौन सा था, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो भी हमने बताया था, इनइक्वालिटी. एंड 11th इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट 12th सस्टेनेबल गोल, which is responsible consumption and production. And if you are talking about 13th one is climate action. And 14th one is life below water. And 15th one is life on land हो जाएगा 15th. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 16th सस्टेनेबल गोल, 16th में क्या हो जाएगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. एंड 17th हो जाएगा हमारा लास्ट गोल, जो कि हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर गोल्स. ओके, पार्टनरशिप फॉर गोल्स. ये सारे हमारे हो गए हम सस्टेनेबल 17 जो गोल था वो, एंड 169 इसमें टारगेट्स है अंदर. ओके, और ये गोल जो है, दिस गोल्स प्रोवाइड क्या करता है, तो वो प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नमेंट. ये प्रोवाइड क्या करता है, तो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू वर्क टूवर्ड्स द मोर सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct regarding the Gothenburg Protocol? Okay, Gothenburg Protocol से related कौन सा statement सही है? So first statement is it aims to check illegal migration in the Europe. Is it true? क्या ये statement सही है?
No, it's not a correct statement. Next is it address acidification, eutrophication and ground level ozone pollution. Yes, it's a correct statement. Okay, so option B is the correct answer for this question. और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1999 में. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज जीरो डेब्रिज चार्टर इज Zero Debris Charter is a world-leading effort to become debris neutral in the space by 2030. How many of the following signatories are chartered? इसमें तो रोमानिया है, इंडिया नहीं है, यूएस भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना भी नहीं है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओनली 1 and 4 आर करेक्ट. ओके, और इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं जीरो डेब्रिज चार्टर में? तो टोटल 12 कंट्रीज मेंबर हैं. ओके, और इसमें हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सा है? वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया एंड पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन एंड यूके. ओके, और इंडिया, यूएस और चाइना इसका पार्ट नहीं है. ओके, सो let's come to the next question which is answer for this question क्या था? option number B. let's come to the next question which is memory of the world program sometimes seen in the news is primarily associated which of the following organization? okay, memory of world program ये किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल कल्चर डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन. नो. यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यस, इट्स बाय यूनेस्को. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, इसमें कौन सा है? तो ये 3 लिटरल वर्क करता है. इफ़ इसका और क्या है? तो ये न्यूज़ में अभी इसलिए था क्योंकि अभी 3 इंडियन लिटरेचर वर्क को इसके अंदर शामिल किया गया है. और वो कौन कौन सा था? रामचरित मानस पहला, दूसरा था पंचतंत्र एंड तीसरा था हमारा शार्दूलोक लोकाना. ओके, ये तीनों को ऐड किया गया है अभी इसके अंदर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कि यूनेस्को के द्वारा. और इसका एम क्या है? तो एम है इसका सेफ गार्डिंग, प्रोटेक्टिंग एंड फैसिलिटिंग एक्सेस टू द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, स्पेशली हेरिटेज दैट आर रेयर एंड इंडेंजर्ड. ओके, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1992 में स्टैब्लिश हुआ था. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज which of the following organization have been established under the Wildlife Protection Act 1972? First is Wildlife Crime Control Bureau. Yes, it's a correct statement. Next is Central Zoo Authority, CZA. Yes, it's also correct. Next, National Board for Wildlife. Yes, it's also correct. National Tiger Conservation Authority. Yes, it's also correct. And if you are talking about the Wildlife Protection Act 1972 अमेंड हुआ है अभी 2022 में. ओके, एंड इसके अंदर इसके अंदर 4 कैटेगरी हैं. कौन कौन से? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कम्युनिटी रिजर्व एंड 4th वन इज कंजर्वेशन रिजर्व. ओके, ये 4 कैटेगरी इसके अंदर आते हैं. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट एम्पावर्स द स्टेट टू डिक्लेयर एरिया ऑफ इकोलॉजिकल फाउना फ्लोरा जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पॉर्टेंस एज प्रोटेक्टेड एरिया.
Okay, so answer for this question is option number D, which is all of the above are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following sites have been awarded CATS approved status? Okay, first is first statement is Landsome Forest Division. Yes, it's a correct answer. Jim Corbett National Park. No, it's not in this status approved. And चितवान नेशनल पार्क. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. और ये कहाँ पे है चितवान नेशनल पार्क? तो नेपाल में. ओके. एंड लैंडसम फॉरेस्ट डिवीजन कहाँ पे है? उत्तराखंड, इंडिया. ओके. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सिकोटे एलिन नेचर रिजर्व, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा रशिया में. तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 and 4 is the correct. 1, 3, 4. Okay, 1, 3, 4 is the correct answer for this question, which is called option number C. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. The Earth's magnetic field is generated by the movement of molten iron in the Earth's outer core. Yes, it's a correct statement. Next is the magnetic pole of the Earth are exactly aligned with its geographical pole. No, it's not a correct statement because Earth's Earth Earth's magnetic field, which is invisible line, travel in closed continuous loop and are nearly vertical at each magnetic pole. Okay, so statement second is incorrect. Next is Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding Agni-Ban rocket. Okay, let's come to the talk about the Agni-Ban rocket. First is Agni-Ban is 4-stage rocket with a capacity carrying payload of height of 7,000. No, it's not a correct statement because if Agni-Ban is capable of placing 100 kg satellite into 700 kilometer orbit, the rocket will be 18 meter long with the diameter is 1.3 meter and lift off of 14,000 kgs. और ये रॉकेट नहीं है. ओके, so answer for this first statement is incorrect. Next is it is manufactured indigenously through the 3D printing or additive manufacturing technology. Yes, it's a correct statement. Next is the Agni-Ban rocket uses a mixture of kerosene and liquid oxygen as propellant. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following best describe biological oxygen demand. Okay, biological oxygen demand को best describe कौन करता है? So first option is the concentration of oxygen produced by the photosynthetic. ये produce तो नहीं करता है. The amount of oxygen required by the aerobic microorganism to decompose organic matter in water. Yes, it's a correct statement. So answer B, option B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following statement. Okay, इसमें correct पूछा है. Biomagnification occurs within a single trophical level. Is it true? Yes, it's a no, it's not a correct statement. Next is mercury and DDT are common biomagnifying substance. Yes, it's a correct statement. Okay, and if we are talking about this statement first, which is called biomagnification, ये correct नहीं है. So biomagnification, also known as bioamplification, is the process by which substance become more concentrated in the bodies of consumer as one move up the food chain, which is called trophical level. Okay, so answer for this question is option number B, only 2 is correct. Next question is with reference to species interaction. First is type of interaction in nature. First is competition. If we are talking about the competition,
कंपटीशन में क्या हो जाएगा, बोथ स्पेसीज आर हार्म्ड, कंपटीशन में बोथ स्पेसीज हार्म्ड हो जाएगा, जो कि नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्टली मैच। नेक्स्ट इज अमेंसलिज्म, ये ओनली वन स्पेसीज इज हार्म्ड, तो ये हो जाएगा इसका। एंड कमेंसलिज्म हो जाएगा बोथ स्पेसीज बेनिफिट, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज करेक्टली मैच। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कुछ दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे होते हैं नेगेटिव। ओके, और अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में कौन कौन सा आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, कोरल रीफ्स। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है इसके, और इसमें किसी को हार्म नहीं पहुंचता है, दोनों को प्रॉफिट होता है, चाहे स्पेसीज 1 हो चाहे स्पेसीज 2 हो। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बाद कमेंसलिज्म। ओके, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो फ़ायदा होता है बट दूसरा को कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। एंड 3 हो जाएगा फोटो कोऑपरेशन। फोटो कोऑपरेशन में क्या होगा, तो दोनों को फ़ायदा होगा। ओके, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन विच इज़ कॉल्ड एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान होगा बट दूसरे को नुकसान होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक को तो फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा, इसलिए ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन में भी एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म में भी यही होगा, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। एंड कंपटीशन में दोनों को नुकसान ही होगा। ओके, सो आंसर इज ओनली वन इज करेक्टली पेयर्ड। next question is consider the following statements regarding the Indian National Space Promotion and Authorization Centers, which is first is it operates under the administrative control of the Indian Space Research Organization. So first statement is not correct. Next is it provides single window clearance for all spaces related activities by non-governmental entities. Yes, it's a correct statement. Next is it acts as an interface between ISRO and non-governmental entities. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is IUCN Red List threatened species is one of the most well-known objective assessment system for classifying the status of plants, animals, and other organisms threatened with the extinction. How many of the above is criteria to assess extinction risk of the given species? So first statement is rate of population decline. Yes, it's a correct. Geographical range, it's also correct. Whether the species already possesses a small population size. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, all 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the deepfake. Okay, it involves the creation of fake audio and video using neutral networks. Yes, it's a correct statement. अभी फ़िलहाल में ही रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो आया था, फिर बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस के डीप फेक वीडियो आए थे जिससे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 66 डी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 define deepfake. No, it's not defining deepfake and all. Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is only one is correct answer. Okay, option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statement regarding the indoor air pollution. Okay, indoor air pollution regarding कौन सा statement सही है? First is radon, which is found in certain building material, can cause lung cancer. Yes, it's a correct statement. Next is biological chemicals such as those
released by mold colonies are allergens and can aggravate asthma. Yes, it's also correct. Next is volatile organic compound employed by air fresheners can cause damage to kidney. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. All three are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement. Statement is Central Pollution Control Board advises central government on any matter concerning prevention and control of the water and air pollution and improve the air quality. Yes, it's a correct statement. Next is it has been entrusted the responsibility under Environment Protection Act. Is it true? 1986? No, it's not a correct statement, क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर नहीं आता. ये किसका? वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर आता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs. First is Basel Convention. Basel Convention action on persistent organic pollutants. No, it's not related to this one. Action on persistent organic pollutants related to किसके है? Stockholm Convention से. ओके, सो ये हो जाएगा. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बेसल कन्वेंशन, तो वो किससे रिलेटेड है? तो ट्रांस बॉडी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, ये हो जाएगा इससे रिलेटेड. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोटेंडम, तो वो करेक्टली मैच्ड है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली वन इज करेक्टली पेयर्ड. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं बेसल कन्वेंशन से रिगार्डिंग, तो वो अडॉप्ट कब किया गया था? 1989 में. और इसको इन्फोर्स कब किया गया था? तो 1992 में. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोटरडम कब इस्टेब्लिश हुआ था? रोटरडम कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोटरडम, तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, और ये लीगली बाइंडिंग है. ओके, एंड ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड of certain hazardous chemicals in order to protect human health and environment from potential harms. And if you are talking about this Stockholm Convention, ये कब हुआ था? और ये रोटरडम जो था वो जॉइंटली एडमिनिस्टर किया गया था किसके? FAO के द्वारा एंड UNEP के द्वारा. आप हमें इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट में कि FAO का फुल फॉर्म क्या होता है एंड UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या, और दोनों कब इस्टेब्लिश किया गया था. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये रिलेटेड किससे है? तो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट ये भी है. एंड POPR परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर रेजिस्टेंट टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फोटोलाइटिक प्रोसेस. ओके, so the answer for this question is only one, which is A is the correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements. So first is how many of the result is soil pollution. कौन कौन सा soil pollution का reason? Okay, first is reduce nitrogen fixation. Yes, it is imbalance in flora and fauna in soil. Yes, it's also generation of toxic dust, increased salinity. All of the above are correct. Option number D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेथड एंड इसका प्रोसेस दिया है। फर्स्ट इज इंसिनरेशन, ये किससे रिलेटेड है? तो हीटिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ये इससे है। पैरोलिसिस किससे? कंट्रोल्ड कंप्लीट कंबशन इन द absence of oxygen is related, and gasification, conversion of waste directly into the syn gas। सो इसमें क्या पूछा है? करेक्टली मैच। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding biodiversity heritage site. Okay, biodiversity heritage sites regarding कौन सा statement सही है? So first is these sites are covered under protected areas under Wildlife Protection Act 1972। क्या ये सही है? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है ये कौन से ये में आता है? तो ये आ जाता है इसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओनली इज़ करेक्ट, ओनली 3 इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर एक ऑप्शन आपको पता है कि ये इसके अंदर साइट नहीं आता है तो। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बट फिर भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। रिचनेस ऑफ डोमेस्टिक स्पीसीज कैन नॉट ओनली क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। यस, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या है? ओनली बी, 3 इज करेक्ट। एरिया दैट कंटेन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कुड बी डिक्लेयर्ड biological heritage site। Yes, it's a correct statement। Okay, so answer is option number B। Let's come to the next question, which is recently government plan to relocate tigers to the Sahyadri Tiger Reserve from Todaba अंधारी टाइगर रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड? कहाँ पे लोकेट करता है? तो वो महाराष्ट्र में। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या पूछा? हाउ मेनी ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक आर फीचर ऑफ द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का फीचर कौन कौन सा है? ओके, फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। यस, नेशनल पार्क में जाना अलाउड नहीं होता है। एंड दूसरा है नो फिक्स्ड बाउंड्री, इसमें फिक्स्ड बाउंड्री होता है। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो। नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस, इट्स अ करेक्ट। एक्सक्लूसिवली फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नो, इट्स नॉट अ करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज करेक्ट। ओके, विच इज 1 and 3 statement। Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the carbon farming। First is it involves the use of agricultural practice that reduce greenhouse gas emission। Yes, it's a correct statement। Next is it implemented mostly in dry region with limited water availability। No, it's not in dry region, it's in hot region। Okay, so statement second is incorrect, so answer for this question is option number A, only 1 is correct। Okay, let's come to the next question, which is in the context of Kajas Summit 2024 consider the following statement। first is how, और इसमें क्या पूछा? हाउ many भी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है काजा समिट का? ओके, पहला स्टेटमेंट है प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हेरिटेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज। इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ द communities। It's also correct statement। Okay, so answer for this question is option number C, all 3 are correct। Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement। first is India is able to access the global environment facility financial resource designated under the Stockholm Convention on persisting organic pollutant। So because the India has ratified the list of 7 chemical listed under the Stockholm Convention। Yes, it's a correct statement, so answer for this question is statement 1 and 2 both are correct, and statement second is the correct explanation of statement 1। Okay, so option number A is the correct answer for this question। Okay,
एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, और बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू. इफ़ यू like the video, please like, share and subscribe to my channel.